तो एक नया सिलेबस, नई बुक और नया चैप्टर। दोस्तों बिल्कुल सही जगह क्लिक कर दिया है आपने, क्योंकि आज हम सुपर डुपर वन शॉट में पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नई एसएसटी बुक का, द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। मैंने बोला सुपर वन शॉट में पढ़ने वाले, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इस वीडियो के बाद बेटा आपको किसी भी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो नमस्कार, क्या हालचाल? मेरा नाम है आदित्य कौशिक, आप सब प्यार से मुझे बुला सकते हैं आदि भैया। एंड आज मस्ती से, मौज मस्ती के साथ पढ़ते हैं ये ब्रांड न्यू लेक्चर, मजा आने वाला है। यहां देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं मंत्री जी, एमएलए साहब, एमएलए, एमपी। अरे भैया ये सब क्या टर्म्स है यार, मुझको कंफ्यूजन है। तो आज तुम्हारी इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करा जाएगा। दोस्तों हमारे देश की पूरी पॉलिटिक्स आखिर काम कैसे करती है ना, किसका क्या रोल है, क्या लेजिस्लेटिव है, क्या एग्जीक्यूटिव है, इन सारे फंडों को आज एकदम स्क्रैच से मैं तुम्हें क्लियरली समझाऊंगा। ठीक है, तो स्क्रैच से पूरा चैप्टर समझेंगे फुल मस्ती के साथ। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स होंगे, लेकिन टॉपिक्स को देख के आपको बिल्कुल भी घबराने का नहीं है। चाहे टॉपिक 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10,000 टॉपिक हो, है ना, कोई पर दिक्कत नहीं है। हम सीधे कूद पड़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। चलो, तो दोस्तों बात है उस समय की जब हमारा देश जस्ट आजाद हुआ था। आजादी के समय हमारे देश को जरूरत थी एक रूल बुक की, और वो रूल बुक की तरह बनके सामने आई, बिल्कुल सही, हमारे देश का संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन वही बुक थी जिसको हमने फॉलो किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन को ही हमने फॉलो किया अपने देश को किस तरीके से चलाना है इसके लिए। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने इट गेव एवरी एडल्ट, जो कि हर व्यक्ति जो 18 से ऊपर का है, उसको एक राइट दिया कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट करके इलेक्शन में जिता सकते हैं। एंड ये व्यक्ति जो इलेक्शन में जीतेगा, अब इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या पावर्स हैं, क्या शक्तियां हैं, ये आज इस चैप्टर में डिस्कशन होने वाला है। समझ में आया? सबसे पहले कहानी का सोर्स क्या है ये समझो। आज ये जो हम पूरा पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? दोस्तों हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कि भैया हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब ये व्यक्ति जो रिप्रेजेंटेटिव है, इसका क्या काम है भैया? है सरकार तो भैया बन गई, अब ये करेंगे क्या, कैसे करेंगे, इनकी क्या पावर्स हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। चलो, तो कॉन्टेक्स्ट एकदम क्लियर है, और अब आते हैं हमारी मेन चीज जो कि है पार्लियामेंट पे। इस चैप्टर में हम मेनली पढ़ेंगे पार्लियामेंट है क्या, क्योंकि पार्लियामेंट ही हमारे देश की सरकार है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो फॉर्म किया गया था, जिसका काम था लॉज बनाना और गवर्नमेंट को कंट्रोल करना। अब एक मजेदार बात बताता हूं, अभी तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको यही लगता होगा कि पार्लियामेंट क्या है। अरे ये बिल्डिंग है, ये दिख रहा है, संसद भवन, पहले गोल था, अब नई बिल्डिंग बन गई, ट्रायंगल बन गई, तो यही तो पार्लियामेंट है आदि भैया। नहीं बेटा, ये सिर्फ पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, एक्चुअली में ये पार्लियामेंट नहीं है। एक्चुअली में पार्लियामेंट क्या है वो अब समझोगे तुम। तो देखो, पार्लियामेंट में एक है लोकसभा, जो कि हाउस ऑफ द पीपल है, जहां पे मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। कौन करता है इलेक्ट? हम ही करते हैं भैया। हम कौन है? नागरिक, देश के नागरिक, देश के वासी, हम सिटीजन्स हैं। अब वो पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी सीट्स होती हैं लोकसभा में, वो क्या बनाती है? वो हमारे देश में गवर्नमेंट बनाती है। इसके बारे में आप में से कई बच्चे जानते होंगे, कई बच्चे नहीं भी जानते होंगे। तो जो नहीं जानते उनको मैं बताता हूं बड़े इजी तरीके से। तो दोस्तों हमारे देश में एक हाउस है जिसको हम कहते हैं लोकसभा। इस लोकसभा में 543 इस समय मेंबर्स हैं एज ऑफ नाउ, आज के समय में। अब ये मेंबर्स कौन है, कहां से आते हैं, इसको बड़ा क्विकली समझते हैं। तो किया क्या गया है, ध्यान से देखिए दोस्तों, किया क्या गया है, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये हमारा भारत है। हमारे भारत को हमने क्या करा, बहुत सारी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। किसमें? अलग अलग पार्ट्स में हमने इंडिया को अपने डिवाइड करा। ठीक है, ये बेटा एकदम क्लियर एग्जाम्पल है, तो इसको एकदम फुल एंड फाइनल मत समझना। ठीक है, तो अब ये हर बॉक्स क्या है? ये हर बॉक्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये हर बॉक्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इस हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक इंसान इलेक्शन का विनर बनेगा। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में
बहुत सारे लोग इलेक्शन में खड़े होंगे और इलेक्शन में खड़े होने के लिए आपको जरूरत होती है एक पार्टी की। पार्टी वो बल्ले बल्ले वाली पार्टी नहीं दोस्तों, एक पॉलिटिकल पार्टी की। तो एक पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक ग्रुप है जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं ये लोग। तो भैया हर पॉलिटिकल पार्टी से एक एक व्यक्ति खड़ा होगा। जैसे कि मान लो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम था ए, तो इस ए कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर पार्टी का एक एक कैंडिडेट होगा। जैसे मान लो एक एबीसी पार्टी है, उसका कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ इलेक्शन में। फिर एक सीबीसी पार्टी है, उसका कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ इलेक्शन में। फिर एक बीसीसी पार्टी है, इसका कोई इलेक्शन कैंडिडेट में खड़ा हुआ है, इसका कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के सब लोग अपने मन चाहे रिप्रेजेंटेटिव को वोट देंगे और जिता देंगे। तो यहां से एक व्यक्ति जीतेगा इलेक्शन, ठीक है, यहां से एक जीतेगा, यहां से एक जीतेगा, यहां से जीतेगा, यहां से जीतेगा, यहां से जीतेगा। इस तरीके से पूरे इंडिया से अलग अलग लोग इलेक्शंस को जीतेंगे। ये लोकसभा के इलेक्शंस है, हर 5 साल में एक बार होते हैं, है ना। और जो जो व्यक्ति इलेक्शन जीतेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम नाम देंगे एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुना होगा आपने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आज एकदम स्क्रैच से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ठीक है। एकदम कुछ भी नहीं पता ना, तो बस आराम से यहां फॉलो करते जाओ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कितने लोगों को यह बात पहले से पूरी बात पता थी? आजकल बच्चे पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्टेड है, रील्स में बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेशन आती है, तो कितने लोगों का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और ये जानते थे? एक बार कमेंट में लिख दो आई ऑलरेडी न्यू, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा। जिनको नहीं पता अब वो ध्यान से सुनिए। ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को काउंट किया जाता है, चेक किया जाता है कि भैया किसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। किसके पास मतलब कौन सी पार्टी के पास सबसे ज्यादा जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं, और वो गवर्नमेंट बनाती है। दोस्तों इसे बेहतर समझने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है। इस वेबसाइट का नाम है डिजिटल सांसद, जहां जाके आप अपने पूरे पार्लियामेंट को समझ सकते हैं। उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो ये वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है, जहां पे हमें 3 चीजें दिखती हैं। पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। अब अगर आप इनमें से लोकसभा पर क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखाई देगा। इस पेज पे आपको क्या दिखाई देता है? तो दिखाई देता है कि ये इतने सारे एमपीज हैं, यानी कि 240, यहां पे लिखा है दोस्तों 240, जस्ट इन केस अगर आपको नहीं दिख रहा है, यहां लिखा है 240, यानी कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे इंडिया से जीते थे उनमें से 240 मेंबर्स तो सिर्फ बीजेपी पार्टी के थे, जो कि क्लियरली एक क्या हो गया, मेजॉरिटी है। और क्योंकि यहां पर लास्ट इलेक्शंस में इस पार्टी के पास मेजॉरिटी आ गई, इनके पास ज्यादा एमपी हैं, तो इसीलिए यही पार्टी क्या हो गई, यही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। और जब हम कहते हैं गवर्नमेंट बनाएगी तो इसका मतलब होता है इसी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा, इसी पार्टी से सारे मिनिस्टर्स होंगे। तो ये बहुत बेसिक था, इसको धीरे धीरे करके और डेवलप करेंगे अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है। अभी हमने बहुत बेसिक तरीके से समझा लोकसभा के इलेक्शंस कैसे काम करते हैं, ठीक है, समझ में आया। एमपी क्या होता है? वो लोग जो लोकसभा में इलेक्शंस जीतते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब एक बात समझो, हमने कहा कि 240 एमपी बीजेपी के जीत गए, बाकी भैया कांग्रेस के भी कुछ जीते होंगे, तो क्या ये लोग एमपी नहीं है? ये भी एमपी हैं और ये भी लोकसभा का हिस्सा है, लेकिन ये जीतने वाली पार्टी का हिस्सा नहीं है, तो ये मंत्री नहीं बनेंगे, ये ऑपोजिशन कहलाएंगे। समझ में आया? तो अब आई होप आपको ये ऑपोजिशन क्या होता है ना, और इस समय कैबिनेट क्या होता है, ये सब समझ में आने लगा होगा थोड़ा थोड़ा। तो एमपीज तो बन गए, सब एमपी हैं ये जितने भी जीते। अब इनमें से कुछ एमपी जो 240 थे वो क्या हो गए, विनिंग पार्टी के हो गए, तो उनके पास अधिकार और ज्यादा आ गए। कुछ के पास अधिकार नहीं आए, वो अपोजिशन में रह गए। अब देखो आगे, देखो अभी तक 1952 में जब से हमने पहले इलेक्शंस शुरू करे हैं तब से लेके अभी तक 18 लोकसभा हो चुकी हैं। और जिसको भी बेसिक मैथ्स आती है वो ये बात हिसाब लगा सकता है, क्योंकि जून 2024 में लास्ट इलेक्शंस हुए थे, और अगर 2024 में से 1952 को माइनस करो और उसको 5 से डिवाइड कर दो तो 18 आएगा आंसर, क्योंकि हर 5 साल की एक लोकसभा होती है। इजी सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। हमने लोकसभा की तो बात कर ली, लेकिन क्या पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा है? बिल्कुल भी नहीं। पार्लियामेंट में लोकसभा के अलावा और भी चीजें हैं, एक हाउस और है। तो सबसे पहले तो इंडिया एक बाय कैमरल सिस्टम है बेटा। कैसा सिस्टम है? एक बाय कैमरल सिस्टम। बाय कैमरल मतलब 2 हाउसेस हैं, यहां पे 2 चेंबर हैं जो कि इस देश को चलाने में हेल्प करते हैं। पहला है
लोकसभा, जिसकी हमने अभी बात करी, जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। एक दूसरा भी हाउस है जिसको कहते हैं राज्यसभा। राज्य का मतलब क्या होता है? स्टेट। तो राज्यसभा मतलब हाउस ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की सभा। अब इसको फिर से समझते हैं, फिर से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? देखो, मजा आएगा, मजा आएगा। चलो, ये देखो, ये क्या है? हमारा इंडिया का मैप है। एक बार फिर से, अब इंडिया के मैप में आपको पता है बहुत अलग अलग तरीके के स्टेट्स हैं। भाई, कश्मीर का कल्चर तमिलनाडु के कल्चर से एकदम अलग है, ठीक है? यहां पे हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, यहां का कल्चर और राजस्थान का कल्चर बहुत अलग है। अब क्योंकि हमारे देश में इतने अलग अलग स्टेट्स हैं, उनका इतना अलग अलग कल्चर है, तो हमें जरूरत थी एक ऐसा सिस्टम बनाने की जो हमारे देश में ओवरऑल देश का भी ध्यान रखे, लेकिन देश में हर छोटे छोटे हिस्से जो हैं, देश में जो हर छोटे छोटे हिस्से हैं, इनके कल्चर का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि हम एक देश में क्या करें, पूरे देश की इमेज बनाने के लिए इंडिविजुअलिटी जो है हर स्टेट्स की, उसको भूल जाए। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने अपने पार्लियामेंट में एक हाउस बनाया, जिस हाउस का मेन काम है राज्यों का ध्यान रखना, इंडिविजुअल राज्यों का। अब कैसे ध्यान रखते हैं इसको हम समझेंगे आगे, ठीक है? चलो, अब ये क्या है? एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। आपको आजकल का जो नया पार्लियामेंट है उसके यहां पे फोटो दिए हुए हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल है कि दो हाउसेस की जरूरत आखिर पड़ी तो पड़ी क्यों? क्या लगता है ऐसा क्या जरूरत पड़ गई होगी दो हाउसेस की? तो देखिए, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, भारत एक बहुत बड़ा, लार्ज और डाइवर्स देश है। डाइवर्सिटी है हमारे देश में बड़ी तरीके की, तो इसलिए दो हाउसेस जो हैं ये बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। क्या है बैलेंस करने में? नेशनल और स्टेट का इंटरेस्ट। जैसे कि भाई, कोई स्टेट चाहता है कि हम अपने पर्टिकुलर स्टेट में एजुकेशन पे हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेट में एजुकेशन में कुछ दिक्कत आ रही, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट जो है उसका ध्यान नहीं है उस स्टेट पे, वो तो ओवरऑल देश की एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, और वो तो कह रहे हैं नहीं नहीं, पूरे देश की एजुकेशन सही चल रही है, हम तुम्हें अलग से क्यों ध्यान दें? इसीलिए तो यहां पर वो जो पर्टिकुलर स्टेट है, उन्हें अपने स्टेट के बारे में पता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस भी ले सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमारे पास दो हाउस है। एक दूसरा रीजन क्या है? फेडरलिज्म। तो दोस्तों, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 5 पिलर थे, उन 5 में से ही एक पिलर था फेडरलिज्म। फेडरलिज्म यानी कि हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों की कुछ अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। दो तरीके की गवर्नमेंट है। एक स्टेट गवर्नमेंट है जो केवल एक स्टेट के लिए, एक राज्य के लिए काम कर रही है, वहीं पर एक नेशनल गवर्नमेंट है जो पूरे देश के लिए काम कर रही है। समझ में आया? तो ये फेडरलिज्म की वजह से भी हमारे पास दो हाउसेस हैं। अब आप लोगों को पता है कि हमारे देश का ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो हम बना रहे हैं पार्लियामेंट, जिसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का माना जाएगा। देखो, तो अभी तक अगर आप पार्लियामेंट शब्द सुन के अपने दिमाग में एक बिल्डिंग को लाते थे, तो भाई इसको लाना बंद कर दो, क्योंकि एक्चुअली में पार्लियामेंट है क्या, मैं आपको दिखाता हूं। एक्चुअली में पार्लियामेंट 3 चीजों का मिक्सचर कहलाता है। 3 चीजें कौन कौन सी? ये वाला कलर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्लस राज्यसभा। तो दोस्तों, जब हम इन तीनों को मिला लेते हैं ना, इन तीनों को साथ में हम कहते हैं राज्यसभा, क्योंकि ये तीनों मिलके ही हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा जो है ये पूरे देश के लोगों के लिए सोचते हैं। कैसे सोचते हैं, क्या काम करते हैं, अभी हम देखेंगे, लेकिन इन जनरल लोकसभा में सारे देश से लोग आए हैं और वो देश की सरकार है और वो देश के लिए सोच रही है। राज्यसभा में हर स्टेट के लोग आते हैं, हर स्टेट से एक एक रिप्रेजेंटेटिव, एक या दो या एक से कई ज्यादा, है ना, जितने भी उस स्टेट से जरूरी हो उतने रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और अपने अपने स्टेट की प्रॉब्लम्स को आगे रखते हैं एंड उनके बारे में सोचते हैं। एंड फिर आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया का वो फॉर्मल हेड है जिसकी परमिशन के बिना इंडिया में पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप सोचिए, इनके सिग्नेचर के बिना इंडिया में एक नया लॉ पास नहीं हो सकता। तो इतनी पावर है इंडिया के प्रेसिडेंट पे। और अगर बाय चांस लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों नहीं बन पाती हैं, फेल हो जाती हैं, देश में कुछ इमरजेंसी आ जाती है, तो ऐसे समय में सारी की सारी पावर आ जाती है हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट की बहुत पावर है।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे हमारे देश का ये जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है ये कहां से आया है। ये आया है उसी देश से जिसके हम गुलाम रहे 200 साल, यानी कि ब्रिटेन से। तो हमने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जो डेमोक्रेसी है उसी को सेम इंडिया में अपनाया। उसके साथ साथ हमने जो हमारे देश में जो गांव देहात में जो पॉलिटिक्स है, यानी कि पंचायत वेब सीरीज किसने देखी जरा बताइए। पंचायत वेब सीरीज में जैसे दिखाया है कि पंचायती राज कैसे चलता है, वो हमने हमारे देश की एंशिएंट महाजनपदों से लिया हुआ है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। ये बहुत अच्छा चैप्टर है एंड आई मस्ट से कि हमने अपनी नई एसएसटी बुक में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस लाए हैं एंड सीखा है। देखो भाई, यहां पे अगर आप आएंगे इस वेबसाइट पे तो आप राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तीनों के बारे में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो भैया ये लोकसभा पे मैंने क्लिक करा तो यहां पे मुझे दिखा रहा है देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के 99 एमपी थे, समाजवादी पार्टी के 37 एमपी थे, तेलुगु दसम पार्टी के 16 एमपी थे। यहां पे चार्ट भी दिखा रहा है। ठीक इसी तरह ये क्या है, ये राज्यसभा का चार्ट है। राज्यसभा में भी 103 भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स हैं। ठीक है, ये सब राज्यसभा के मेंबर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं दोस्तों पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या हैं। एंड व्हेन वी से पार्लियामेंट, अब आप लोग क्या बोलेंगे, पार्लियामेंट मतलब, हाँ आदि भैया, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इन तीनों के कंबाइंड फंक्शंस की बात हो रही है। ठीक है, तीनों के फंक्शंस। तो दोस्तों सबसे पहला इनका मेन फंक्शन है लॉस को बनाना। सो द मेन फंक्शन इज लॉ मेकिंग, राइट, लॉज बनाना। तो डिस्कस करना नया लॉ, फिर उस पर डिबेट करना, फिर उस लॉ को पास करना और देश में इंप्लीमेंट कराना। ठीक है, तो लॉ बनाना इनका काम है। दूसरा इनका काम है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का जो काम है उसको चलाए रखना, है ना। इलेक्शंस हमारे यहाँ हर 4 साल में होते हैं। हमारे देश में गवर्नमेंट का काम है देश को साफ करना, है ना, नेशनल सिक्योरिटी बनाए रखना, हर साल नया बजट लाना, बहुत सारी चीजें जिनका अभी हमें आइडिया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट वो काम कर रही है, देश को चला रही है। तो ये काम करते रहना, इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। और तीसरा काम है गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन, है ना। तो गवर्नमेंट इनफैक्ट पार्लियामेंट, नॉट गवर्नमेंट, ये जो पार्लियामेंट है बेटा, ये हमारे और सरकार के बीच का एक पुल है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट तो कोई भी नहीं है। आप सोच के देखिए, हर 5 साल में हम इलेक्शंस करते हैं और एक नई सरकार चुनते हैं। तो सरकार तो परमानेंट है नहीं, सरकार तो हर 5 साल में बदल सकती है, और अगर किसी ने कुछ गड़बड़ करी तो सरकार 5 साल से पहले भी बदल सकती है। तो इसका मतलब सरकार तो हमारी अपनी परमानेंट है ही नहीं। तो हमारा अपना परमानेंट क्या है, पार्लियामेंट। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा पार्लियामेंट सदा रहेगा। अगर लोकसभा रहेगा, लोकसभा में इलेक्शंस नहीं हो पाए, राज्यसभा रहेगा, मान लीजिए दोनों हाउस फेल हो गए तो प्रेसिडेंट रहेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट और हमारे बीच में जो पुल है वो पार्लियामेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 इनके काम है, लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। तीनों को आप ऐसे पॉइंटर बना के आंसर में लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो एक नई इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि जितने भी एमपी अब हमारे भारत में आके पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, भाई जरूरी थोड़ी है सबको एक ही भाषा आती हो, सबको अंग्रेजी आती हो या सबको हिंदी आती हो, जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हमारे पार्लियामेंट में ट्रांसलेशन सर्विसेज भी हैं। इनिशियली आपने देखा होगा, आपने कभी पार्लियामेंट में का सेशन देखा है, इस तरीके का सेशन हो रहा होता है जहां पे सब हेडफोन लगा के बैठे होते हैं। उस हेडफोन में क्या आवाज आ रही है, ट्रांसलेशन हो रहा है। अगर कोई हिंदी में बोल रहा है तो इंग्लिश ट्रांसलेट हो जा रहा है, जिसमें भी आप चाहते हैं। कोई अपने देखिए, हिंदी, इंग्लिश, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, पंजाबी, तेलुगु, इनमें से किसी भी भाषा में आप ट्रांसलेशन करा सकते हैं, किसी से भी किसी में। अभी रिसेंटली हाल ही में कुछ नई भाषाओं को ऐड किया गया, जैसे बोडो, जैसे कि डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट, डू यू नो, 14 अगस्त जो कि आपके अपने आदि भैया का बर्थडे होता है, उस दिन 1947 के दिन हमारे देश में जब देश आजाद होने वाला था, अगले दिन देश आजाद हो रहा था, 14 अगस्त को पाकिस्तान पूरी तरह अलग हो गया था। तो एक हमारे देश में एक सेन गोल था, इसे कहते क्या है, इसे गोल्डन सेन गोल कहते हैं। तो ये जो सेन गोल है, एक अंग्रेजी में स्पेक्टर कहते हैं, एक तरीके का एक डंडा होता है। जैसे यहां पे गन, मोदी जी ने इसको पकड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको, मोदी जी ने कैसे पकड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये डंडा नहीं है सिर्फ एक, ये पावर की निशानी थी, जो कि अब सरकारी गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ऐसे हाथ में थमाया जवाहरलाल नेहरू के, तो यह दर्शाता है कि अब हमारे देश की पावर हमारे देश पे आ चुकी है। ये जो सेन गोल है, ये आज के समय में लोकसभा के जो स्पीकर साहब हैं उनकी चेयर के पास रखा नजर आता है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट के फंक्शंस की, तो उसको जरा हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
सबसे पहला पार्ट आता है लेजिस्लेटिव फंक्शंस। और लेजिस्लेटिव शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। लेजिस्लेटिव का मतलब है लॉज बनाना, ठीक है। तो अपने क्लास 6 के बेसिक्स तो उम्मीद करता हूं आप लोग नहीं भूले होंगे। तो दोस्तों 3 फंक्शंस होते हैं, आपको याद होगा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसको थोड़ा फैशन में, और जुडिशरी, तो दोस्तों इन तीनों के अपने अपने फंक्शंस थे, उम्मीद करता हूं आपको याद होंगे। लेजिस्लेटिव का क्या फंक्शन था? लॉज को बनाना, लॉज बनाना, राइट। एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन था? लॉज को इंप्लीमेंट करना। अब लॉज देश में फॉलो भी तो कराने हैं, ये भी तो काम है, इंप्लीमेंट करना, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चल रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम बिल्ड हो जाए। लॉज को इंप्लीमेंट करना। और तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम है? लॉज को चेक करना, है ना। आप लॉज को चेक कर रहे हो, लॉज को चेक करना, है ना। उसके अलावा देश में इंसाफ करना, ये भी इनका काम है। सारे अदालत वगैरह सब इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स आपके क्लियर होने चाहिए। अब आपको सारे वर्ड्स आगे के समझ में आने लगेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या है पार्लियामेंट की। तो हमारा पार्लियामेंट नए लॉज किस तरीके से बनाता है, उसके क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो पार्लियामेंट के कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाए रखते हैं, जैसे कि लॉ मेकिंग, या फिर चेकिंग द गवर्नमेंट एंड मैनेजिंग मनी, ठीक है। लॉ को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को, नए लॉज बनाना, ठीक है। करंट कोई गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बनाया है जो दिक्कत कर रहा है तो उस पर डिस्कशन करना, देश का बजट पास करना, ये सब हमारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस में आते हैं। क्योंकि बजट भी तो आप हर साल बना रहे हो, बजट भी एक तरीके का क्या है, एक कानून ही तो है। तो ये बजट भी कौन बनाता है? हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा ही है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, ये जो जॉब्स हैं इनको डिवाइड किया गया 4 मेन टाइप्स में। अब वो 4 मेन टाइप्स देखो कौन कौन से हैं। पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, लेजिस्लेटिव के अंडर ही हैं ये चारों। लेजिस्लेटिव उसके अंडर में आया कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या मतलब है कि भैया पार्लियामेंट जो है हमारा डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है? क्योंकि इसने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, जैसे कि हर एडल्ट वोट कर सकता है। पावर जो है वो शेयर हुई है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। और ये फेडरलिज्म को भी सपोर्ट करता है, जिससे हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करती हैं। तो यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है ना। ये चीजों को मानना ही तो कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है, अब देश के ऊपर था माने माने नहीं माने अरे बाढ़ में जाए, नहीं, हमने इसको माना है। हमारी करंट गवर्नमेंट, हमारा पार्लियामेंट इस तरीके से काम करता है कि हम इस चीज को माने। आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई 18 से कम का व्यक्ति है वो जाके वोट देते रहा है, या 18 से ऊपर का उसको वोट नहीं देने दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हमारे देश में स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है। दूसरा लॉ मेकिंग। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो समझ में आ गया, अब नया लॉ बनाना है तो पार्लियामेंट नए लॉज बना सकता है एक बिल्स के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है बिल। बिल का मतलब क्या है? तो कोई भी नया लॉ, नया कानून, जब तक वो एक आर्टिकल नहीं बन जाता। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ की तरह लिखा जाता है। तो जब तक कोई भी कानून संविधान में लिखा नहीं गया, जब तक वो पूरी तरह पास नहीं हुआ है, अप्लाई नहीं हुआ है, तब उससे पहले तक हम उस कानून को बिल कहते हैं। तो एक बिल क्या है? बिल की डेफिनेशन है, एक बिल एक एक्ट बन जाता है आफ्टर डिबेट एंड अप्रूवल, जब वो अप्रूव हो जाता है। इसको अप्रूव कौन कराता है? इसको अप्रूव कराने में सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अप्रूवल चाहिए। लोकसभा में डिस्कशन होगा, सब लोगों ने मेजॉरिटी, सब लोगों का मतलब ये नहीं कि 100% लोग हाँ कहें, लेकिन मेजॉरिटी, अगर 100 लोग हैं लोकसभा में मान लीजिए, तो उसमें से 50 से ज्यादा लोगों को कहना चाहिए कि हाँ ये अप्रूव्ड है, ये पास हो जाना चाहिए। सेम राज्यसभा में भी होना चाहिए, राज्यसभा में भी मेजॉरिटी कहे कि हाँ ये लॉ अच्छा है, पास हो जाना चाहिए। तो ये दो तरफ से जब अप्रूवल मिल जाएगा तब ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इस पे सिग्नेचर कर देते हैं और ये लॉ को इस बिल को एक एक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये अप्लाई होगा। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं 2009 में आया हुआ राइट टू एजुकेशन एक्ट। दोस्तों हमारे देश में राइट टू एजुकेशन एक एक्ट 2009 में आया था। सोचिए आजादी हो गई 1947 में, 2009 में जाके हमें ये होश आया कि चलिए भाई एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, एजुकेशन को एक एक्ट बना दिया जाए। इसी की कहानी सुनते हैं। अगस्त 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया था, इस एक्ट ने किया क्या?
इस एक्ट ने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट में बदला। इन्होंने कहा कि एजुकेशन, शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे उसके पास पैसा हो, नहीं हो, बीमार हो, काला हो, गोरा हो, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर अमीर और गरीब सबका हक है, तो जो गरीब व्यक्ति है वो कैसे पढ़ेगा? उसके लिए सरकार मदद करेगी। तो इसीलिए इस रूल के तहत फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है बच्चों को। आज तक अगर आप देखें, किसी भी, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में जाएंगे, सरकारी स्कूल में जाएंगे, तो 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलती है। इनफैक्ट इसके साथ खाना भी मिलता है, मिड डे मील मिलती है, यूनिफॉर्म मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, जिसके कारण कई नई स्कूल बने, फ्री बुक्स बनी और यूनिफॉर्म भी बांटी गई। दूसरा तो लॉ मेकिंग हो गया। अब बात आती है थर्ड, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। अब भैया क्या क्या काम, आप सोचिए, नया लॉ तो पास हो ही गया है ना, नया लॉ पास हो गया, पहले से इतने हजारों लॉ है, इन सारे लॉज को कोई फॉलो भी तो कराएगा, किसी को तो फॉलो कराने पड़ेंगे। तो पार्लियामेंट इंश्योर करता है कि प्राइम मिनिस्टर और उसके जो साथ में बाकी मिनिस्टर्स हैं, ये अपनी ड्यूटीज को टाइम पे करें और आंसरेबल टू द पीपल बने। अच्छा आदि भैया, ये कैसे करता है? देखो बेटा, ध्यान से सुनना। हमारे देश में हर साल में कई बार लोकसभा का सेशन होता है। इस लोकसभा में कौन बैठे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री, रेलवे मंत्री, सारे तरीके के मंत्री यहां बैठे होते हैं। अब जब ये बैठे हैं, इस सभा के शुरू होने से कुछ टाइम पहले होता है पहली देर में क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर यानी कि एक घंटे का ऐसा समय जिसमें बाकी सारे लोग जो ऑपोजिशन में बैठे हैं, वो लोग जो मंत्री नहीं है, वो इन मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। तो वो लोगों के बदले जो सवाल लोगों को लगता है, वो सवाल, वो मुद्दा उठा सकते हैं और उस मुद्दे पे प्रधानमंत्री से, बाकी जितने मंत्री हैं उनसे जवाबदेही मांग सकते हैं, है ना। कई बार क्या आपने देखा होगा कि लोग प्रधानमंत्री से जवाब मांगते हैं कि बताइए आपने ऐसा क्यों करा, तो वहां पे प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, वो चुप नहीं रह सकते। मतलब वो चाहे तो ऑफ कोर्स चुप रह सकते हैं, लेकिन अगर वो चुप रहे तो उनकी इमेज खराब होगी। तो इसीलिए वहां पे हर व्यक्ति की जवाबदेही बनती है। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कोई एक बार मंत्री बन गया फिर उसका जो मन करे वो बिल पास करे जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी भरे सभा में क्या होगा, उसकी इससे ये सवाल पूछ लिए जाएंगे। देखो, जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके साथ कैबिनेट होता है, पूरा मिनिस्टर जो होते हैं, उनके लिए एक शब्द है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव को आप इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं सरकार। तो इस समय की जो सरकार है उसे यूनियन एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा, विच रन्स द गवर्नमेंट एंड एनफोर्स लॉ। यही बात लिखी है, जो क्या बनाते हैं, सरकार को चलाते हैं और लॉज को बनाते हैं। दे मस्ट आंसर क्वेश्चन इन द लोकसभा ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर। एग्जैक्ट जो बात मैंने बोली, क्वेश्चन आवर होगा, उसमें आपको आंसर करना पड़ेगा। और कमिटीज भी बनती हैं जहां पे एमपीज डिफरेंट पार्टीज के रिव्यू करते हैं गवर्नमेंट के एक्शंस। देखो ये अच्छी चीज है। अब हमारे देश में मानिए जितने भी एमपीज हैं, चाहे वो विनिंग पार्टी के हों, चाहे वो लूजिंग पार्टी के हों, उन सबको एक एक कमेटी में डाला जाता है। जैसे कमेटी ऑफ डिफेंस है ना, जैसे राहुल गांधी को आप सब जानते हैं। तो राहुल गांधी हमारे देश में क्या है, इस समय ऑपोजिशन के पार्ट है, बीजेपी से एक है, कांग्रेस से एक एमपी है ना। अब क्या लगता है, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनकी एक जिम्मेदारी है, वो कमेटी ऑफ डिफेंस का पार्ट है। यानी कि अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी मुद्दा उठाना है या डिफेंस से रिलेटेड कोई भी नया लॉ बनना है, तो उनकी जो कमेटी है जिसमें 7-8 और भी लोग होंगे, सब डिफेंस के पार्ट है, इन सब को ये डिस्कशन करना पड़ेगा, इन्हें चेक करते रहना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट सही काम कर रही है डिफेंस पे, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है। तो ये भी किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। और लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है कि भैया ऐसा नहीं है कि हमारे पार्लियामेंट में केवल सीरियस बातें होती हैं, पोएट्री और ह्यूमर भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि भैया पोएट्री, जैसे अभी 2025 में जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उन्होंने तमिल का एक वर्स है, एक पोएट्री है जिसको कोट करा। इसी तरीके से 2011 में जो सुषमा स्वराज है, उन्होंने पोएट्री, एक गाना गा के प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछा, एक गाने की लाइन थी, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री जी थे उस समय के, मनमोहन सिंह, उन्होंने गाना गा के ही रिप्लाई करा। तो इस तरीके की हंसी मजाक भी होता रहता है पार्लियामेंट में। आपने देखा होगा आए दिन राहुल गांधी की, मोदी जी की वीडियोस आती रहती हैं आए दिन, फनी, ठीक है। तो अपन को ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। तो 4 चीजें हमने बोली थी, 3 हो गई, अब लास्ट है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। तो पार्लियामेंट इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट का जो पैसा है वो वाइजली और फेयरली खर्च हो। ऐसा ना हो कि भैया
सरकार का मन कर रहा है तो 10,000 करोड़ अपनी जेब में रख लिए, ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट में ही आप सोचिए बजट पास होता है, पार्लियामेंट में सब लोग बजट को अप्रूव करेंगे तभी बजट पास होता है, ऐसे अपने आप नहीं। तो इट अप्रूव्स द एनुअल बजट फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज। सारी मिनिस्ट्रीज जितनी भी हैं भारत में, रेलवे मिनिस्ट्री और उसके अलावा रोड मिनिस्ट्री, हाईवे मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इन सब की मिनिस्ट्रीज को फिक्स बजट होता है जो अप्रूव होता है, मतलब सब लोगों को सुनाया जाता है तब वो अप्रूव किया जाएगा। ये भी चेक करता है कि क्या फंड्स जो है प्रॉपर्ली यूज हो रहे हैं। गवर्नमेंट को रेगुलरली अपना एग्जैक्ट अमाउंट देना पड़ता है कि भैया हमने कितना पैसा कहां खर्च करा लोकसभा की मीटिंग्स में। ऐसा नहीं कि आपका जो मन करे आप करते चले जा रहे हैं, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने लेजिस्लेटिव फंक्शंस की बात कर ली। लेजिस्लेटिव 4 फंक्शंस थे, याद रहेंगे 4 फंक्शन कौन से थे, एक बार क्विकली रिवाइज कराता हूं। एक था फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, लॉ मेकिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, ये 4 थे। अब हमने लेजिस्लेटिव की बात तो कर ही ली, अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यानी कि अब गवर्नमेंट किस तरीके से इन लॉस को फॉलो करवाती है। तो इन लॉस को फॉलो करवाने के लिए गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है इंपॉर्टेंट रूल्स का, यानी कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा, जिसकी सबसे कम जिम्मेदारी है। दोस्तों लोकसभा का स्पीकर जो होता है ना, इसका एक बड़ा अलग सा रोल है। यह व्यक्ति किसी पार्टी से इलेक्शन जीतता है और एक एमपी बनता है। एमपी बनने के बाद पूरी लोकसभा में जितने भी एमपी हैं वो सब मिलके वोट करते हैं, अपने बीच में से ही किसी को लोकसभा का स्पीकर बनाते हैं। और जो व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर बनता है उसके जस्ट बाद वो किसी भी पार्टी से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, वो निर्दलीय हो जाता है, उसको पार्टी से रिजाइन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप सोच के देखो, ये पूरे लोकसभा का स्पीकर है, यानी कि ये अलाउ करेगा किसको कब बोलने देना है, कब नहीं बोलने देना है, किसको परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी है। और अगर ये किसी पार्टी की तरफ होगा तो ये अपनी पार्टी के लोगों को सपोर्ट करेगा, बाकी पार्टी के लोगों को बोलने नहीं देगा। इसीलिए हमारे संविधान को ये चीज समझ में आ गई थी, तो उन्होंने ये चीज साफ लिख दी है संविधान में कि जो व्यक्ति भी लोकसभा का स्पीकर बनेगा उससे उसकी पार्टी से उसको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओम बिरला जी इस समय हमारे स्पीकर हैं, इनका काम है मीटिंग कंडक्ट कराना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, तो क्लास में डिसिप्लिन रखने वाला काम है इनका बस। ठीक है, इनके अपने ओपिनियंस मैटर इतने नहीं करते, ये अपना ओपिनियन देने नहीं बैठते हैं वहां पे। इनका काम है केवल लोगों के ओपिनियन सुनना और उनको एक अच्छे तरीके से डिस्कशंस होने देना। अगला आता है चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। दोस्तों ये वही पोजीशन है जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस कैसे होते हैं। यहां पर देख लो भैया उसका काम क्या होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो चेयरपर्सन ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा की तरह एक्ट करता है। इसका सेम काम है लोकसभा की तरह ही, लेकिन ये राज्यसभा को लीड करता है। तो प्रेसाइड्स ओवर राज्यसभा सेशंस एंड मेंटेन डिसिप्लिन। ठीक है, एक चीज और बताता हूं, तो ये चेयरपर्सन है। इसके अलावा राज्यसभा में एक पोजीशन और भी होती है जिसे कहते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। तो राज्यसभा में से ही सारे जो लोग हैं उनमें से लोग खड़े होते हैं इलेक्शंस में, और जो व्यक्ति आपस के इलेक्शंस में जीत जाता है उसको हम कहते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। अब ये डेप्यूटी चेयरमैन का क्या काम है कि अगर बाय चांस राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट हैं, बेसिकली जो कि वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, अगर ये बिजी हैं, अगर ये इस समय है ही नहीं मौजूद देश में, या कोई भी समस्या आन पड़ी है, तो अब इनके पीछे से इस गद्दी को कौन संभालेगा? तो वो डेप्यूटी चेयरमैन संभालेगा। चलो अब हम एकदम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव जो वर्ड मैंने आपको दिया था उसमें कौन कौन आता है? इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, ये रही हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, वाइस प्रेसिडेंट साहब आते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, और प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सारी मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स भी इसका पार्ट है। तो दिस इज कॉल्ड द यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारियों की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आ सकता है इसमें। प्रेसिडेंट जो है दोस्तों वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, एंड फॉर्मल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का, फॉर्मल हेड है, ठीक है, नॉट द रियल हेड। इसका केवल दिखने का काम है। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे घर में दादाजी, तो हर चीज दादाजी से पूछ के की जाती है, लेकिन दादाजी हर चीज करते नहीं है, केवल एडवाइस करते हैं। इसका मेन काम, फॉर्मल काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना और बाकी मिनिस्टर को अपॉइंट करना, पार्लियामेंट के सेशंस को कॉल करना, और क्या करना। देखिए दोस्तों आपको एक मजे की बात बताता हूं, जब भी कोई पार्लियामेंट का सेशन होगा, चाहे लोकसभा, राज्यसभा, तो उसके लिए एक लेटर जाता है हर मंत्री के घर पे, और ये जो लेटर है, इस लेटर में लिखा होता है फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
शानदार, मतलब एकदम अलग ही फीलिंग होती है वो। हमें तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, मंत्री बनेंगे, लेकिन प्रयास दोस्तों अपना पूरा आदि भैया पार्टी, याद है ना, जो अपने आदि भैया के फॉलोअर हैं वो जानते हैं। तो देखिए इनका मेनली काम क्या है, एडवाइस करना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, और हाँ याद रखना साइन, बिल साइन करना इनका मेन काम है, कि भैया कोई नया बिल है जिसको साइन कर दिया तो वो तुरंत लॉ बन जाएगा, तो बड़ी पावर है इनके पास। ये ज्यादातर एडवाइस करते हैं, और अगर कोई पार्टी इलेक्शन नहीं जीतती है तो प्रेसिडेंट्स रूल लागू हो जाएगा, प्रेसिडेंट ही इस समय मेन पावरफुल हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। कौन है भाई ये प्राइम मिनिस्टर जो है, ये रियल हेड है, रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड की डिसीजन मेकर। देश के मेन डिसीजंस इन्हीं के हाथ में है। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और मस्ट हैव लोकसभा मेजॉरिटी सपोर्ट, और प्रेसिडेंट वही बनता है जिसको लोकसभा में मेजॉरिटी का सपोर्ट मिलता है। तो लोकसभा के इलेक्शंस में ये व्यक्ति एक एमपी होना चाहिए, और एमपी बनने के बाद 240 जितने भी एमपी जीते हैं इंडिया में भाजपा पार्टी से, उन पार्टी के बीच में भी मेजॉरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये आके लड़ ले कि नहीं मैं बनूंगा, बाकी इन्हीं के पार्टी में आपस में लड़ाई हो जाए, तो ये सब भी चेक किया जाता है। इनका मेन काम है लीड करना और कोऑर्डिनेट करना सारी ही मिनिस्ट्रीज को, और नेशनल पॉलिसीज को बनाना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं एमपीज फ्रॉम बोथ हाउसेज हु रन डिपार्टमेंट एंड सपोर्ट पीएम, तो राज्यसभा से भी और लोकसभा से, दोनों से ही जो एमपीज है वो क्या करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। लोकसभा के लिए मेनली अकाउंटेबल है। लोकसभा में अगर पूरे देश से कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसके लिए यही जिम्मेदार है। इंडिया को फॉर्मली पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना भी इन्हीं का काम है। सिविल सर्वेंट जो होते हैं जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स, ये भी इनके सपोर्ट में काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट के साथ। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्विक बात बताता हूं। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जो कि उस समय के रेलवे मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ क्यों? क्योंकि क्या हुआ, उनके कार्यकाल में एक रेल एक्सीडेंट हो गया जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। तो इससे पता चलता है कि कैसे कई मंत्री अपनी जिम्मेदारियों के लिए कितने सीरियस होते हैं कि वो इस्तीफा दे देते हैं। उन्हें लगता है कि यार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा पाया। ठीक है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता चल गया है। इनका काम है लॉज बनाना, इनका काम है लॉज इंप्लीमेंट करना। लास्ट अब हम आ जाते हैं जुडिशरी पे। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी आपको पता है इनका काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, यानी कि क्या सही है लॉ में, क्या गलत है, ये इंटरप्रेट करना और इंसाफ देना लोगों को, ये भी इनका काम है। इसके अलावा दोस्तों हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि जो केस आ रहे हैं उन केस को सॉल्व करना। हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट काम कर रही है उस पर भी केसेस बनते हैं। तो गवर्नमेंट के नए लॉज आ गए, उस पर केस चल रहा है कि क्या ये सही है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू करवा सकता है कि अगर कोई नया लॉ पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स जो हैं, जज हैं, उनको लगता है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ है, तो वो रिव्यू के लिए वापस डाल सकते हैं कि अब ये लॉ अभी पास नहीं होगा और ये रुकेगा। आपने सुना होगा, आए दिन न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं, रील्स आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नया लॉ पास कर दिया है कि अब जितने भी कुत्ते हैं उनको अलग रखा जाएगा। तो ये सारे लॉज क्या सुप्रीम कोर्ट पास कर रहा है ना, तो इनके पास भी पावर है। ठीक है, लास्ट में हम बात करते हैं कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्टेट लेवल पे। अभी हमने क्या बात करी, पूरे नेशनल लेवल पे। अब इसी का सेम कॉपी एंड पेस्ट कर दो आप किसी भी स्टेट में। हर स्टेट की जो सरकार है वो बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे नेशनल लेवल की सरकार है। मतलब मान लीजिए एग्जांपल से, पूरा एग्जांपल उत्तर प्रदेश का लेते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय भाजपा की सरकार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपने स्टेट लेवल के इलेक्शंस हुए, वहां पे भी मेजॉरिटी में कौन आया, बीजेपी पार्टी आई। जो पार्टी जीतेगी, है ना, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए होंगे, अच्छा जैसे नेशनल इलेक्शंस में जो इलेक्शन जीतते हैं वो एमपी कहलाते हैं, स्टेट के इलेक्शंस में, अपने अपनी स्टेट के इलेक्शंस में जो लोग इलेक्शन जीतते हैं वो लोग एमएलए, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाते हैं। तो भैया नेशनल लेवल पे लोकसभा है, तो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसे हिंदी में विधानसभा कहते हैं, विधानसभा। तो जो लोग भी विधानसभा का हिस्सा है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया। इनमें से जिस पार्टी के सबसे ज्यादा जीतने वाले एमएलए होते हैं वो पार्टी उस स्टेट की सरकार बनाती है। जैसे यूपी में बीजेपी की सरकार है और उसमें से एक चीफ मिनिस्टर बनता है, जो कि कौन है इस समय यूपी में, बताइए, योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो भैया स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट होती है, सेंटर की तरह स्टेट असेंबली, जिसे एमएलए, विधानसभा भी कहते हैं, ये लॉज बनाती है स्टेट के लिए। ये स्टेट लिस्ट पे काम करते हैं और ये कॉन्करेंट लिस्ट पे काम करते हैं। अब ये क्या फंडा है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ध्यान से देखो। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन को पता था कि अगर हम दो तरीके की गवर्नमेंट बना रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि कौन क्या लॉज बनाएगा। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर दी। उन्होंने एक यूनियन लिस्ट बनाई, एक स्टेट की लिस्ट बनाई और एक कॉन्करेंट लिस्ट बनाई।
यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिसपे सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट कोई लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो लॉज लिखे हुए हैं, वो टॉपिक लिखे हुए हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिसपे दोनों लॉज बना सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज। स्टेट लिस्ट में देखिए पुलिस, हेल्थ केयर, लोकल गवर्नमेंट, और यूनियन लिस्ट में आपका डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी सब आ जाता है। अब अगर इन दोनों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है तब क्या होगा? तब भैया यूनियन गवर्नमेंट यानी कि नेशनल गवर्नमेंट की बात सुनी जाएगी। ठीक है, तो जिस तरीके से आपका नेशनल लेवल पे स्ट्रक्चर है कि भैया लेजिस्लेचर लॉज बना रहा है, एग्जीक्यूटिव एनफोर्स कर रहा है, जुडिशरी चेक कर रहा है, सिमिलरली स्टेट लेवल पे भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। ये स्टेट लेवल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब लेजिस्लेचर जैसे हमने बात करा, इंडिया का बाइकैमरल है, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट्स का क्या है, सिंगल है या दो है? तो भैया देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ स्टेट्स के पास एक ही हाउस है जिसे हम कहते हैं विधानसभा, लेकिन कुछ स्टेट्स बड़े स्टेट्स हैं, तो उन बड़े स्टेट्स के पास बिल्कुल जैसे इंडिया में है दो हाउसेस हैं, एक का नाम है विधानसभा और दूसरे का नाम है विधान परिषद। ठीक है, अब ये करते क्या है इंडिविजुअली, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये बड़ी क्लासेस का टॉपिक है, अभी हमें इससे मतलब नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि दो, अगर कोई स्टेट ज्यादा बड़ा है, जो कि नाम यहां पे है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, सिर्फ इतने स्टेट्स हैं भारत में जिनके पास दो हाउसेज हैं, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। बाकी सारे स्टेट्स, बाकी सारे यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ विधान सभा है। ठीक है, बाकी ऑल अदर स्टेट्स आर यूनिकैमरल, सिंगल है। लास्ट हम चैप्टर के एकदम एंड में आ गए हैं कि भैया कुछ चैलेंजेस क्या है जो हमारे देश में इफेक्टिव फंक्शनिंग लेजिस्लेचर पे आ रहे हैं। चैलेंजेस क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो चैलेंजेस की बात करने से पहले लेजिस्लेचर की भूमिका, इंपॉर्टेंस क्या है, जरा वो समझो। भैया लेजिस्लेचर करता क्या है, डिस्कस करता है और लॉज को बनाता है नेशनल और स्टेट लेवल पे, है ना। अब हम दोनों को साथ में, हमने स्टेट भी पढ़ लिया, नेशनल भी पढ़ लिया, दोनों को साथ में समझ रहे हैं। तो भैया लेजिस्लेचर में काम क्या है समझ में आ गया। इनका काम है गवर्नमेंट के एक्शंस को ओवरसीज करना, बजट बनाना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना लोगों के लिए, कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स आके काम कर सकें। अब चैलेंज देखो, इश्यूज। सबसे पहला इशू फंक्शनिंग में क्या आ रहा है कि भैया कई बार पुअर अटेंडेंस देखने को मिलती है, यानी कि पुअर अटेंडेंस अब दोनों तरफ से हो सकती है। लोग ही वोट नहीं करना चाहते तो वोट ही नहीं आ रहे। दूसरा, अब जो लोग वोट करके जीत गए, एमपी एमएलए बन गए, ये लोग सभा में ही नहीं आ रहे, पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं बन रहे। पुअर अटेंडेंस एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स। दूसरा, वीक और डिसरप्टिव डिबेट। पार्लियामेंट में फालतू की चीजों पर डिस्कशन चल रहा है, पॉलिटिक्स पर डिस्कशन चल रहा है, देश के टॉपिक्स पे कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहा है, सब फालतू चीजों पे कि भैया इसने ऐसे क्यों बोल दिया, इसने वैसे क्यों बोल दिया, डिस्कशन चल रहे हैं। क्वेश्चन आवर जो होता है ऑफन उसमें लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। जो 1 घंटा दिया है जहां पे आप सवाल जवाब कर सकते हैं, वहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बॉटल फेंक रही है, चप्पल फेंक रही है, ऐसा एकदम बच्चों की तरह माहौल हो गया। फिर दूसरी चीज आती है मीटिंग का शेड्यूल। तो दोस्तों हमारे देश में पार्लियामेंट साल में 3 बार मिलता है, एक बार बजट के लिए, एक बार मॉनसून के लिए और एक बार विंटर सेशन के लिए। ठीक है, हर सेशन में लगभग 6 घंटे चलता है पर डे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डिसरप्शंस हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े के कारण ये इतनी कम तो मिलते हैं, उसमें भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। स्टेट्स का भी सिमिलर शेड्यूल चलता है, स्टेट्स का भी ऐसा ही शेड्यूल चलता है। समझ में आया? अब देखिए, कंसर्न जो मेंबर्स हैं भैया उनके लिए भी कुछ टेंशन है। जो एमपी हैं भैया उन पे कईयों पे तो क्रिमिनल केस चल रहे हैं, लेकिन वो क्या थे, पावरफुल थे तो वो इलेक्शन जीत गए। अब इलेक्शन जीत गए, एमपी तो बन गए, लेकिन अब इन पे क्रिमिनल केस चल रहे हैं। अब ये तो चाहे तो अपने क्रिमिनल केसेस को 2 मिनट में चुटकी बजाए हटा दे, खुद ही मंत्री हैं। कई बार जो डिबेट्स है वो एंग्री और पॉलिटिकल हो जाती हैं। कई इंपॉर्टेंट बिल्स जो है लॉन्ग डिले, भैया फालतू के फटाफट बिल जो है फटाफट पास हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट बिल पास नहीं हो रहा। ऐसा एक बिल है लोकसभा बिल, लोकपाल बिल। इसके ऊपर आप लोग गूगल करके कमेंट में बताइएगा क्या है ये लोकपाल बिल। लास्ट में मीडिया का रोल, भैया हमारे देश में मीडिया का जो रोल है वो निभा नहीं रही। मीडिया का रोल है देश के लोगों को इन्फॉर्म्ड रखना कि पार्लियामेंट में चल क्या रहा है। और भाई हमारे क्या होता है, कार्टून्स और रिपोर्ट्स का यूज किया जाता है हाईलाइट करने के लिए कौन क्या कर रहा है, लेकिन हमारे देश की मीडिया पूरी तरह टीआरपी के पीछे भागती है, सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के पीछे। लेकिन उनका एक्चुअल रोल क्या है, इन्फॉर्म्ड रखना सिटीजन्स को पार्लियामेंट के कामों पे, है ना, हमें पता तो रहे कि हो क्या रहा है। बिल्कुल लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि लोगों का रोल क्या है, हमारा क्या रोल है इस सब में। देखिए हमारा रोल बड़ा सिंपल है कि पहला तो हमें इन्फॉर्म्ड रहना, हमें पता होना चाहिए कि भैया चल क्या रहा है देश में, और जिसको हमने चूज करा है हमें उससे सवाल पूछते रहना चाहिए। डिस्कशंस का हमें पार्ट बनना चाहिए, चाहे ऑनलाइन हो या चाहे ऑफलाइन हो। कहीं दोस्तों में बात हो रही है तो डिस्कशंस करिए, हेल्दी डिस्कशंस करिए। यंग वोटर्स जो है एक पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। भैया हमारे देश में यंग लोग पॉलिटिक्स से इतना दूर भाग रहे हैं, वोट ही नहीं करना चाहते। आप वोट नहीं करेंगे तो देश में बदलाव आएगा कैसे? फिर आप कहते हैं हमारा देश बड़ा खराब है। वोट तो आपको करना पड़ेगा, सही व्यक्ति को तो पावर में ले जाना पड़ेगा। और लास्ट में टेक्नोलॉजी
हेल्प करती है हमारी गवर्नमेंट के साथ बेटर कनेक्ट करने में। जैसे मैंने आपको बताया डिजिटल सांसद गवर्नमेंट ने बनाई है, आप जाइए उसको एक्सप्लोर करिए ना, पता तो चलिए चल क्या रहा है सांसद में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा आज के चैप्टर में। फाउंडेशन हमने जीरो से लेके एकदम फुल फ्लेजेड बिल्ड करी है। अगर मजा आया तो कमेंट में मजा आया लिख के जरूर जाना। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, जो इससे भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। यहां वीडियो आ रही होगी, क्लिक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल एंड जय हिंद, बाय बाय।